हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, क्वेरी आज की वीडियो शुरू करने से पहले रेगुलर आ रही है, उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं कि सर आजकल क्या आप स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा ये कि हर दिन मार्केट खुलने से पहले मेरे दोस्त इस टेलीग्राम चैनल पर ये क्या दिया जा रहा है, जिसके बिंदास पैसे बन रहे हैं। और रेगुलर मैं कह रहा हूं कि इस लेवल को फॉलो कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसका यहां पर आपको रेगुलर सबूत दिख रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही ओरिजिनल लिंक है, बाकी सब फर्जी है। तो आप किसी फर्जी से ना जुड़ें, ये बताना मेरा मकसद है। और निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हर घड़ी एक एक घटनाक्रम बदलता जा रहा है, वो बताना मेरा फर्ज बनता है। तो उस पर अभी जो भी चल रहा है, ये वीडियोस आपके सामने हैं, तो प्लीज इन वीडियो को देखिएगा, तभी आप डिटेल में समझ पाइएगा और आप पैनिक भी नहीं होइएगा और पोजीशन को सही तरीके से हैंडल कर पाइएगा। यहां पर इतनी वीडियो में जो मेरे दिल के सबसे करीब वीडियो है वो है, ये गलती भूल से भी ना करना, जो मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है, इसको आप जरूर देखें, बाकी कोई देखे या ना देखे। तो चलिए, अभी कौन सी रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 186 बैंक और डूबेंगे, क्वेश्चन मार्क, और खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कुछ भी मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए कहीं बाद में भूल ना जाए। देखिए, अमेरिका के बैंक के डूबने की वजह से जो अमेरिका का बैंक डूब रहा है, उसके डूबने की वजह आप क्या मानते हैं कि अमेरिका ने जो बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, क्या वो है या कुछ और है? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आप रिलेट कर पाएं मैं क्या बता रहा हूं और आपका थॉट प्रोसेस किस लेवल पर है। तो प्लीज जरूर बताएं। यहां पर अमेरिका का जो मौजूदा बैंकिंग संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक से शुरू हुआ यह संकट कई अमेरिकी बैंक को अपने चपेट में ले चुका है, और इतना ही नहीं, यूरोप में भी बैंकिंग सेक्टर पर प्रॉब्लम दिखते जा रहे हैं। यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कई बैंक की स्थिति गंभीर है और वो कभी भी सिलिकॉन वैली की तरह डूब सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मीडिया में नहीं आई हैं कि पैनिक क्रिएट ना हो। और इन सब के बीच अमेरिकी सरकार और बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिव हो चुका है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अगर हम लास्ट वीक की बात करें, 16 मार्च की बात करें, तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने खुद बताया कि उसने करीब एक सप्ताह के दौरान कई बैंकों को इमरजेंसी फंड के रूप में करीब $300 बिलियन की रकम दी है। कई बैंक नकदी यानी कैश की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ये बैंक मदद के लिए कहां जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो फेडरल रिजर्व ने बताया कि इनमें से करीब आधी रकम तो दो जो प्रमुख बैंक हैं उनकी होल्डिंग कंपनी को कर्ज के रूप में दी गई। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, हाल ही में जो दो बैंक प्रमुख बंद हुए हैं, और इन दोनों बैंक की होल्डिंग कंपनियों को फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी फंड के रूप में $143 बिलियन का कर्ज दिया है। लेकिन बाकी का रकम किन बैंक को दिया है ये नहीं बताया। यही चीज मैंने वो बताई कि ये बता देने से, ये नाम क्लियर होने से पैनिक हो जाएगा, लोग उस बैंक की तरफ भी भागेंगे कि भैया पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, ये भी डूब रहा है, क्योंकि फेड ने सपोर्ट किया है। तो बैंक का संकट थमा नहीं। अब यहां पर कुछ रोज पहले एक और अमेरिकी बैंक, वेस्टर्न पैसिफिक बैंक, भी इस चपेट में आ चुका है। बैंक को ग्राहकों से कैश की जबरदस्त डिमांड का सामना करना पड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, लोग कहेंगे पैसा दो पैसा दो, जिससे बैंक की हालत खराब है। और अगला नंबर जियोन, वेस्टर्न अलायंस जैसे बैंक का हो सकता है एज पर न्यूज। कुछ खबर तो ऐसी है कि दर्जनों बैंक की हालत खराब है और कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। अब यहां पर बैंकिंग सेक्टर जो संकट है उसको रोकने के लिए और उपाय निकालने के लिए दुनिया के फेमस अरबपति वॉरेन बफेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम से संपर्क किया है। यानी लास्ट 1 वीक में बात करें तो बाइडेन की टीम और बफेट सर के बीच में एक हफ्ते में कई बार बातचीत हो चुकी है। क्या बात हुई है ये अभी पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। माना यह जा रहा है कि शायद बफेट सर बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इससे पहले भी इन्होंने 2011 में बैंक ऑफ अमेरिका
जो है उसकी हेल्प की थी। उसका 2008 में और भी पीछे चले जाएं तो लेमन ब्रदर के डूबने के बाद बैंक को सपोर्ट किया था, वहाँ पर गोल्डमैन सैक्स को क्या जो ग्रुप था उसको $5 बिलियन दिए थे। तो इस तरीके से इनकी हिस्ट्री बताती है कि जब भी अमेरिका में इस तरीके से संकट आते हैं तो वो आगे आकर सपोर्ट किए हैं। ड्यू टू दैट रीज़न इस मीटिंग को इस तरीके से माना जा रहा है कि कोई तो आएगा ही। ये तो देखो सिंपल है, जब पुराना ज़माना था चीज़ें इतनी हाईटेक नहीं थी तो उस ज़माने में चीज़ों को बचाने में थोड़ा वक्त लगता था। आज के ज़माने में चीज़ें हाईटेक हो चुकी है और पुराने कई एग्जाम्पल से हम लोग सीख चुके हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश जारी है। मौजूदा दौर में सरकार और सेंट्रल बैंक के लिए दो सबसे बड़ी चुनौती है। पहला, खस्ता हाल में पहुंच चुके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हालत को सुधारें, और दूसरा लिक्विडिटी को बनाए रखें। लिक्विडिटी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी गिर गई तो बहुत ही भूचाल मच जाएगा। अब सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ, अचानक बंद हुआ, तो सवाल यह है कि क्या यह बैंक इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है या नहीं। लेकिन एक चीज इन सवालों के बीच में बहुत साफ हुई है कि यह संकट जितना बड़ा नजर आ रहा है उससे कहीं अधिक गहरा है। वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही 186 बैंक पर और भी जोखिम है, और इनमें से करीब 10% बैंकों के घाटा बहुत ज़्यादा है, जबकि 10% बैंकों के पास जो पूंजी है सिलिकॉन वैली बैंक से भी कम है। लगातार खराब एसेट वैल्यू के साथ ये बैंक अब अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या हो रहे हैं, खतरा बन रहे हैं, और इन बैंकों के डिपॉजिटर के लिए टेंशन है। तो ये सब घूम फिर के धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेकर जाएंगे अगर एक के बाद एक बैंक उड़ना चालू हुआ, और नहीं तो कम से कम अमेरिका में तो स्लो डाउन आ ही जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फेडरल रिजर्व अब अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा सकता है, जो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकों की हालत ख़राब करने में ब्याज दरों का बढ़ने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जो कि मैंने वीडियो शुरू में जो बताई ना कि आपको इस चीज़ को पूरे डिटेल में समझना है। तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है, ये जो मैंने बनाई है, वो जब आप समझेंगे तो आपका लर्निंग लेवल बहुत अनदर लेवल पे रहेगा, और जब लर्निंग लेवल अनदर लेवल पे हो जाता है ना तो हमें डर नहीं लगता है, बल्कि समझ आती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, अब इसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या बताया, हमें कैसे प्रिपेयर रहना है इस घटना से, हमें कैसे इस घटना से संभल के रहना है जिससे कुछ बुरा ना हो, राइट है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि कठिन दौर से जो छोटे बैंक गुजर रहे हैं उस पर फेड की ओर से लगाम लगाने का असर हो सकता है। अब देखना है कि क्या इंटरेस्ट रेट 22 तारीख को बढ़ता है या नहीं। वैसे उम्मीद की जा रही है कि शायद नहीं होगा। अब एक और चीज़, क्रेडिट स्विस संकट को लेकर लोगों का भरोसा वापस करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार और यूबीएस के बीच क्रेडिट स्विस के टेक ओवर को लेकर बात चल रही है। हालांकि खबर है कि यूबीएस अपने पहले संकट में फंसे बैंक में नफे नुकसान को लेकर सुनिश्चित होना चाहता है। ये भी सही है ना, क्योंकि अगर वो उसको टेक ओवर कर लिया बिना जाने समझे तो कल के डेट में यूएस पे भी संकट आ जाएगा, यूबीएस डूब जाएगा। तो यहाँ पर राइटर्स की जो सोर्स हैं उसके मुताबिक यूबीएस ने स्विट्जरलैंड सरकार से टेक ओवर करने के लिए $6 अरब की गारंटी मांगी कि भैया $6 अरब की हमें गारंटी दीजिए, तब हम कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा खबर है। तो आखिर इनका गारंटी मांगना वाजिब है, क्योंकि कल के डेट में अगर हर चीज़ को फूंक कर कदम नहीं रखेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो एक्चुअली अमेरिका में रीजनल बैंकों में जारी संकट के बाद अब क्रेडिट स्विस जैसे दिग्गज नाम के आने से सरकार की प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि मैंने बताया था ये अपने आप में छोटा नहीं है, हाथी है हाथी। और स्विट्जरलैंड की सरकार पर दबाव है कि वो किसी भी तरीके से बैंक को संकट से बाहर निकाले, जिससे कि बैंकिंग संकट को दूर किया जा सके और इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोका जा सके, क्योंकि ये बैंक इतना बड़ा है कि इसका इम्पैक्ट दूसरे बैंक तरफ आप दे सकते हैं। और इसी वजह से सरकार इसके टेक ओवर पर चर्चा कर रही है। अब यहाँ पर खबर यह है कि यूबीएस इस दिशा में बढ़ने से पहले सब चीज को सुनिश्चित कर लेना चाहता है। क्रेडिट स्विस को वापस पटरी पर लाने के लिए घाटे के कारोबार को बंद करने की नुकसान, साथ ही भैया कानूनी मामले पर उसे कोई खर्च ना करना पड़े, इन सब को मिलाकर $6 अरब की गारंटी मांगी है। ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेस की खबर है।
वहीं सोर्सेज ने ये भी कहा है कि इस बातचीत में कई अवरोध आ रहे हैं जो कि नेचुरल है, आना है, कहीं से कोई ऐसा आसान नहीं है कि बोला आओ मर्जर करते हैं और मर्जर हो जाएगा। वहीं पर एक चीज की संभावना है कि अगर दोनों बैंकों का मर्जर होता है तो 10,000 नौकरियां जा सकती हैं। एक तरफ लगातार ले ऑफ चल रहा है, वहां पर ये संकट तो और भी ज्यादा बढ़ाएगा सो बढ़ाएगा, और यहाँ पर 10,000 नौकरियां जाएंगी। यहाँ पर सरकार एक चीज और चाहती है कि भैया मंडे मार्केट खुलने से पहले, यानी इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट की नहीं, कुछ ऐसा मर्जर से रिलेटेड पॉजिटिव संकेत आए कि मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे हो, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट काफी तेज गिरा था। तो ये वो चीज़ है जहां पर मार्केट कुछ भी करेक्ट दिशा नहीं ले जा पा रहा है और मार्केट पे बहुत ही बड़ी तलवार लटक रही है। और इसीलिए लगातार मैं कह रहा हूं कि देखो, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इंडियन मार्केट में छोटी आएगी, मार्केट अछूता नहीं रहेगा क्योंकि वो एक सिंक में चलता है। लेकिन अमेरिकी मार्केट जैसी प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में फिलहाल दूर दूर तक दिख नहीं रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो मैंने पहले भी बोला था, 16,750 और 16,850 के करीब का बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये 16,750 के नीचे बंद हुआ तो उसके बाद वापस से और जबरदस्त वाली गिरावट आप देख सकते हो। इसको मैं बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग। यहां पर अगर हम निफ्टी के रेसिस्टेंस लेवल पे बात करें तो 17,200 और 17,300 सवा 300 के करीब का रेसिस्टेंस लेवल है। अगर आप और भी ज़्यादा सीरियस ट्रेडर हैं तो आप यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत कुछ देता हूँ, और आज भी संडे को स्टूडेंट की वीडियो लाइव होगी, वहाँ पर बहुत कुछ दिया जाता है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ आप नज़र डालोगे तो बैंक निफ्टी का ये जो गैप था ये भर गया था। वहाँ पर बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस लेवल है 39,900 यानी 40,000 के आसपास का पकड़ के चलो, और वहाँ पे जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है 39,050 और दूसरा है 38,490 के करीब का। तो इस पे नज़र रखो, जहाँ पे आपको किस तरीके से क्या होता है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर रिलायंस की बात करें, क्योंकि रिलायंस में ज़्यादा गिरावट आती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी गिरावट आ सकती है, तो वहाँ पर रिलायंस में हमने आप लोगों के साथ 2310 के नीचे कमज़ोर है का लेवल शेयर किया था, जो यहाँ तक टूट चुका है। अब 2180 2180 के नीचे अगर बंद होता है तो आप और भी गिरावट देख सकते हो। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस के लेवल, प्लस मार्केट में क्या चल रहा है वो। लेकिन उसको नहीं डरना है, और किस तरीके से जो चीज़ों को हैंडल करना है वो ईएमआई रेशियो के बारे में मैंने कल डिस्कस किया है। वो ईएमआई रेशियो आप अपना ज़रूर चेक करें। इस वीडियो में ईएमआई रेशियो के बारे में बताया, वो हर एक आदमी को करना चाहिए। और जिस तरीके से कहानी चल रही है, सेकंड अर्निंग आप भी तैयारी कर लीजिए। अगर आप सेकंड अर्निंग की तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और वहाँ पर 25 मार्च से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ पर हम बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। बिल्कुल हैंड होल्डिंग की तरह कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, और जिस तरीके से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक कि कोई भी बिंदास लेवल देता हूँ और उस पर मार्केट में कुछ भी चल रहा हो लेकिन उसके बाद भी पैसा बनता है, आप भी खुद से बिल्कुल वैसा कर सकते हो। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।